गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। आज हम लोग आज के सेशन में, जैसे कि इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे साइंस का सीरीज जो किए थे, उसमें हम लोग फिजिक्स के 2 यूनिट पढ़े थे, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक आपका होगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में अगर आप क्लास 10 का सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो पहला यूनिट आपका है वो आपका यूनिट है रसायन शास्त्र में सबसे पहला जो चैप्टर आपके सामने वो आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ये समीकरण क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जिस टॉपिक है वो नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि जब दो पदार्थ हो या एक ही सेम तरह का पदार्थ हो और आपस में जब वो मिलेगा और कोई नया पदार्थ बनाता है तो वो कहलाता है अभिक्रिया। जैसे ये डिफिनेशन देखेंगे, लिखा हुआ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नया पदार्थ बनाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि जैसे ही दो पदार्थ मिला, या तो वो अपने सेम समान गुण वाले के साथ मिलेगा या तो दूसरे के साथ मिलेगा, और जैसे ही वो मिलेगा तो उनका जो गुण होगा वो अपने गुण को छोड़कर अलग गुण वाले कोई नया पदार्थ बनाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर हम आपके सामने बता दें कि दूध और जो दही, मतलब दही का जो उसमें जोड़न डालते हैं, तो दो पदार्थ आपस में इसमें मिला और दो पदार्थ जैसे ही आपस में मिला तब जो दही का निर्माण बनता है, और वो जो निर्माण होता है उसका गुण अलग हो जाता है। अगर उसी तरह से अगर हम बात करें कि एक जो लकड़ी है, अगर लकड़ी को अगर आप आग के साथ मिलाइएगा तो आग और लकड़ी जब ये अभिक्रिया आपस में करता है तो वो जलकर आपके सामने एक कोयला बनाता है, तो इसका जो गुण होता है वो गुण उससे अलग होता है। तो यही जो नया पदार्थ बनता है वो आपका कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो बनते हैं उसको कहते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने क्या बोलता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो, उस अभिक्रिया में जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब आगे क्या बोलता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इसके फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, मतलब इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। उत्पाद मतलब जो बना, या प्रतिफल मतलब जो आपको प्राप्त हुआ। तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया। आगे इसके सामने आगे क्या था कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास क्लोरीन है, और जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया बनता है तो ये बन जाता है हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोराइड। और यही जो कहलाता है आपका कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। आगे आपके सामने है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण कहने का मतलब होता है कि मैथ में भी समीकरण पढ़ते होगा, तो समीकरण में कहने का मतलब वो इसको छोटा सा रूप देकर आपको एक लाइन में लिख दीजिएगा, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे कि डिफिनेशन लिखा हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब अभिक्रिया जो हुआ रासायनिक अभिक्रिया, उसमें जो भी अभिकारक या प्रतिफल, उसमें क्या होगा? एगो अभिकारक होता है, एगो प्रतिफल होता है। तो जैसे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन जो नाम है वो बड़ा नाम है। क्या लिखा हुआ है कि बड़े नाम के जगह जब उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अगर लिखना चाहे तो वो एक बड़ा स्पेस लेगा, प्लस क्लोरीन लिखिएगा तो वो बड़ा एक्सप्रेस लेगा। तो क्या करेगा कि उसके जगह पे जो बड़ा नाम है उस नाम के जगह पे आपको क्या लिखना है? या तो उसका संकेत लिखना है, नहीं तो उसका सूत्र लिखना है। जब वो सूत्र लिखिएगा तब जो निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि आप लोग इससे पहले देखे होइएगा कि यहाँ पे ये आपके सामने हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का अगर संकेत की बात करें तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है। तो दोनों का आप तुलना कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो नाम है वो बड़ा है, इसके जगह पे हमने संकेत लिखा। फिर उसके बाद ये क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह पे हमने Cl लिखा, क्योंकि क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है, और दोनों मिलकर जो बनता है वो बनता है हाइड्रोक्लोराइड। और हाइड्रोक्लोराइड का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? HCl होता है। तो जब आप ये बड़े नाम जो था हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मिलके बनता हाइड्रोक्लोराइड, ये बड़ा सा नाम लग रहा था,
और जैसे इसको आप लिख दिए H+Cl बराबर HCl, तो ये शॉर्ट नाम हुआ। तो ये जो आपका पूरा विस्तृत नाम है, पूरा बड़ा सा नाम है कि आपको दिख रहा है कि दो दो चीज भाग ले रहा है, तो ये कहलाएगा आपका अभिक्रिया। और इसी को जब आप उसको संकेत और सूत्र से लिख दिए तो ये आपका कहलाता है समीकरण। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। आगे लिखा हुआ आपको कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, मतलब आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा या कोई भी चीज आप लिखिएगा तो उसका कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होता है। तो वही बोलता है कि रासायनिक समीकरण जो आप लिखिएगा उसकी लिखने की विधि क्या है। तो सबसे पहला विधि क्या है कि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखेंगे। मतलब क्या बोलता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो भी हम समीकरण बनाया है, तो उसमें एक आपके पास था अभिकारक और दूसरा आपके पास है प्रतिफल। तो अभिकारक जो होगा मतलब उसमें जो भाग ले रहा होगा उसको अगर बात करें हम, तो संकेत और सूत्र से तो लिखना है, लेकिन यह भी कंडीशन है कि उसको समीकरण के हमेशा किस ओर लिखना है, बाईं ओर लिखना है। तो भैया अब आपके माइंड में ये बात आएगा कि उसमें जो प्रतिफल बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उसको किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभिक्रिया के प्रतिफल या उत्पाद, मतलब जो अभिक्रिया में बन रहा है, अभिक्रिया के दौरान बन रहा है, उसको हम लोग समीकरण के किधर लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे दाईं ओर। मतलब दो बार, अभिकारक जो है उसको लिखेंगे बाईं ओर और जो आपके सामने प्रतिफल या उत्पाद उसको लिखेंगे दाईं ओर। तीसरा क्या बोलता है कि अभिक्रिया, अभिकारक एवं प्रतिफल, मतलब जो उसमें भाग ले रहा है वो और जो उससे बन रहा है वो दोनों के बीच एक निशान देंगे। वो निशान को क्या बोलते हैं, तीर का निशान। मतलब उस दोनों के बीच में किसका निशान रहेगा, तीर का निशान रहेगा। चौथा रूल इसका यह बोलता है कि जो भी अभिकारक और प्रतिफल रहेगा, मतलब अभिकारक और प्रतिफल जो भी रहेगा, मतलब अभी जो भाग ले रहा अभिकारक, जो बना प्रतिफल, जो भी रहेगा, जब वो एक से अधिक अगर रहेगा तब उनके बीच में हम प्लस सिंबल मतलब जोड़ का चिन्ह देंगे। जैसे कि आपके सामने जो हम लोग देखे थे, तो उसमें देखे थे कि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन पे H लिखे थे प्लस Cl, मतलब कि बराबर ये बना था आपके सामने HCl। तो यहाँ पर जो भाग लेने वाला है वो आपका बाईं ओर है। जैसे कि अगर ये हम खड़े थे, ये मेरा दाएं भाग है, ये मेरा बायां भाग है, तो इसमें जो भाग लेने वाला भाग है, ये जो आपका अभिकारक है, क्या है आपका अभिकारक है, वो आपकी किस साइड में है, बाईं ओर है। और जो आपका प्रतिफल है वो आपकी किस साइड में है, तो दायां साइड में है। और तीसरा बोलता था कि अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का निशान था। देखिए ये आपका अभिकारक है, ये आपका प्रतिफल है, दोनों के बीच में क्या है, एगो एरो है, तीर का निशान। तीसरा चीज, चौथा रूल बोलता था कि जब अभिकारक या प्रतिफल एक से ज्यादा हो जाए, तो आपके सामने एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो एक से ज्यादा मतलब दो है, तब उनके बीच रूल क्या बोलता है कि जोड़ का संकेत होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जोड़ का संकेत दिया है। तो ये आपका जो विधि था, चार विधि था, वो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि था। आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो उसके प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसके दो प्रकार होता है। पहला आपका है संतुलित समीकरण, दूसरा है असंतुलित समीकरण। संतुलित और असंतुलित जो समीकरण है वो किसके प्रकार है, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये संतुलित समीकरण होता क्या है और असंतुलित समीकरण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये संतुलित समीकरण होता क्या है। संतुलित अगर बात किया जाए संतुलित का, तो संतुलित नाम से लग रहा है कि उनके बीच में संतुलन होगा। उनके बीच में क्या होगा, संतुलन होगा। मतलब कि उनके बीच संतुलन का मतलब ये हुआ कि अभिकारक में जितना होगा उतना ही सेम चीज प्रतिफल में होगा। लिखा क्या हुआ देखते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में, मतलब समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद, मतलब कि प्रतिफल जो भाग ले रहा है वो और जो उससे बन रहा है वो के तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान हो जाए, मतलब उसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं उनकी परमाणु संख्या अगर समान हो जाए, किसकी परमाणु संख्या, तो जो उसमें भाग ले रहे हैं उसकी और जो उसके फलस्वरूप बन रहा है उसका, अगर दोनों का परमाणु संख्या समान है तब उस समीकरण को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आपके सामने उदाहरण में लिखा हुआ है कि H+Cl ये बन रहा है HCl, हाइड्रोजन और क्लोराइड। अब देखिएगा कि हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु है, तो वो परमाणु की संख्या 2 है। क्लोरीन के सामने कितना परमाणु है, तो इसके सामने भी 2 है। और जो आपके सामने हाइड्रोक्लोराइड HCl बन रहा है उसका भी संख्या कितना है, 2 है। तो देखिएगा कि प्रतिफल अभिकारक जो हुआ उसमें भी 2 है और जो आपके सामने बन के आ रहा है हाइड्रोक्लोराइड वो भी कितना बन के आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये जो आपके समीकरण आपके सामने दिया गया है H2+Cl2 बराबर 2HCl, ये आपका कौन सा समीकरण है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण।
दूसरा इसमें था असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो नाम से लग रहा असंतुलित, मतलब इसमें संतुलन नहीं होगा, मतलब इसमें जो अभिकारक होगा, जो प्रतिफल होगा, उसकी संख्या समान नहीं होगी। चलिए परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ जब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो, मतलब प्रतिफल में जो होगा और जो उत्पाद होगा, मतलब अभिकारक होगा, जो प्रतिफल होगा, उनकी संख्या क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जो अभिकारक उसमें भाग लिया, जो उसके फलस्वरूप बना, दोनों की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा उदाहरण कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है, मतलब उसमें जो परमाणु की संख्या, मतलब परमाणुओं की जो संख्या है वो कितना है, 2 है। अगर बात करेंगे हम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में परमाणु जो इसमें भाग ले रहा है वो कितना भाग ले रहा है, 2 बन रहा है। लेकिन जो आपके सामने उत्पाद के रूप में जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है, उसमें अगर आप देखिएगा तो जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये तो बराबर हुआ नहीं। अब अगर ये बराबर नहीं है तब हम लोग इसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे हम लोग ये जो असंतुलित है इसको संतुलित करने का विधि भी देखेंगे, इसलिए हमारे पेज पे लगातार रहिएगा। तब तक के लिए आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं। आगे ये टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसके पास विशेषता क्या क्या होता है। मतलब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर कर रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या है, उससे हमको मिलता क्या क्या, उससे हमको प्राप्ति क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला विशेषता क्या है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उससे हमको गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब वहां पे गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या बोलता है कि अवक्षेप का बनना, मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जब भी दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करेगा तो एगो न एगो नया पदार्थ बनेगा, तो जो नया पदार्थ बनेगा वही आपका अवक्षेप कहलाता है। तीसरा क्या बोला, रंग में परिवर्तन, मतलब जब भी मतलब दो मिलकर आपस में अभिक्रिया करेगा तो उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। चौथा है कि उसके ताप में परिवर्तन होगा। पांचवा है कि आपके अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब क्या बोलता है कि अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, दो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहा है, तो वहां पे गैस बनेगा, उस पे अवक्षेप बनेगा, उसमें क्या होगा कि उसमें जो रंग है उसका वो परिवर्तन हो सकता है। तीसरा बोला है उसके ताप में परिवर्तन होगा, और सबसे लास्ट की उसका जो अवस्था है वो भी बदल सकता है। आगे है कि द्रव्यमान अंशवर्ता का नियम। द्रव्यमान अंशवर्ता का नियम ये बोलता है कि जो उनका द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। बोलता क्या है कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उनका नाश होता है। क्या बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ लेकिन वहां पे ना कोई पदार्थ बनता है और न ही वहां पे कोई पदार्थ का नाश होता है, और इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान अंशवर्ता का नियम कहते हैं। मतलब द्रव्यमान जो है आपका हमेशा निश्चित होना चाहिए, और यही जो नियम आपका है, नियम क्या बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर कोई भी न पदार्थ बनेगा और न उनका नाश होता है। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान अंशवर्ता का नियम। मतलब अंशवर्ता का मतलब होता है कि वो चेंज होने वाला न हो ना, वो नश्वर हो, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नाश नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते। आगे आपके सामने टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण जो हुआ उसको अगर हमको संतुलित करना, जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताते हैं आपको कि अगर कोई समीकरण असंतुलित है तो उसको हम संतुलित कर सकते हैं। अब संतुलित अगर हम करने जाएं तो जैसे ही संतुलित करने जाएंगे तो उस समय हमको बात क्या क्या याद रखना होगा। तो जो बात याद रखना उसको देखते हैं। सबसे पहला बात बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ का सूत्र आपको पता होना चाहिए। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, तो मान के चलिए ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलकर हो रहा है, तो आपका उनका संकेत पता होना चाहिए कि भैया हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है। तो वो आपको सबसे पहले उस पदार्थ का क्या होना चाहिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है कि समीकरण के बाईं ओर के सूत्र के, मतलब समीकरण जो होगा तो समीकरण के बाईं ओर, तो समीकरण के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है। तब बाईं ओर के अधोलिखित अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो भी आप समीकरण लिखे हैं तो समीकरण में जो आपके बाईं ओर का, मतलब जो क्या है, बाईं ओर में जो भी आपके पास जो तत्व है उनके सामने जो उनका क्रम लिखा गया है उस क्रम में आप परिवर्तित उसको कर सकते हैं। तीसरा क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत ही आसान विधि है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान संतुलन विधि कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक अभी जैसे था
कि H2 प्लस O2 ये बन रहा था H2O। तो अनुमान विधि क्या बोलता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए आसान विधि उसको क्या बोलते हैं, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, मतलब हीट एंड ट्रायल विधि। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आप अनुमान लगाकर उसको सही कर सकते हैं, और ये बोल रहा था कि इसके सामने का जो अंक है उसको आप बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको समीकरण मतलब क्या संतुलन करने की बात किया जाए तो आप लिखिएगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन उसकी संख्या कितना है, 2 है, ऑक्सीजन उसकी संख्या कितना है, 2 है, और आपके पास जो अभिक्रिया में जो बन रहा है उसमें कितना है, तो 2 है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो जैसे ही आप इसके सामने 2 लगाइएगा, जैसे ही इसके सामने आप 2 लगाइएगा तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अब हाइड्रोजन के पास हो गया 4 गो और ऑक्सीजन के पास हो गया 2 गो। मतलब कि आपको हाइड्रोजन के पास यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो अब हाइड्रोजन कितना भाग ले रहा है, 4 भाग ले रहा है। ऑक्सीजन कितना भाग ले रहा है, 2 भाग ले रहा है। बनने में देखिए तो हाइड्रोजन के पास 2 आगे 2 पीछे तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 आगे है, तो कितना है, 2 है। इसलिए ये बोल रहा था कि समीकरण के बाईं ओर के अधोलिखित अंक, तो बाईं ओर जो था, तो बाईं ओर में आपका यही ना था, तो इसमें जो है उसको हम लोग क्या कर सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे, जैसा कि हमने आपके सामने अभी परिवर्तित किया। क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें 2 नहीं था, और जैसे ही हमने अभी परिवर्तित किया, संतुलन करने का कोशिश किया, तो इसमें हमने 2 लगा दिया। और यही जो विधि है आपका वो विधि है हीट एंड ट्रायल विधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलन, है ना। आगे लिखा हुआ है कि अनुमान द्वारा संतुलन विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थ के संकेत और सूत्र ठीक से पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब बोलता है कि जब भी हम अनुमान विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो संकेत है, जो किसी भी अभिकारक का सूत्र है, उसके संबंध में हम उसके आगे कोई भी अपना नया जो होता अंक होता है, गुणांक जो होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जहां कि हमने यहाँ पे अभी 2 का गुणांक प्रयोग किया था। आगे आपके सामने है कि रासायनिक समीकरण जो होगा, तो रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या सूचना मिल सकती है। मतलब कोई भी अपक्रिया हुआ और अपक्रिया के बाद जो रासायनिक समीकरण बना, तो उससे हमको क्या क्या सूचनाएं मिलेगी, वही सूचनाएं के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बोलता है कि रासायनिक समीक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत की जानकारी होता है। जैसे ही आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा, क्या बोल रहे थे कि सूचनाएं जो होती है, तो क्या होती है, सूचनाएं ये बोलता है कि रासायनिक समीकरण जो होगा तो उसमें अभिकारक और संकेत का जो संकेत है आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम कहीं बात बोले कि लिखा हुआ है Na+Cl, मतलब सोडियम और क्लोरीन जो मिल रहा है वो मिलकर बन रहा है सोडियम क्लोराइड। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना ये बात कि हाँ, जो अभिकारक इसमें है वो आपका सोडियम है, क्लोरीन है, तो इनका संकेत आपको आसानी से पता चल जा रहा है। क्योंकि जैसे ही हम समीकरण लिखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो समीकरण के रूप में इसको जैसा ही हमने लिखा तो आपको पता चल गया ना कि हाँ, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है। तो पहला सूत्र यही बोलता था। दूसरा क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ। जैसे कि ये बोलता है कि अगर रासायनिक समीकरण हुआ तो रासायनिक समीकरण में कौन कौन भाग ले रहा है। अब ये रासायनिक समीकरण आपको है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने संकेत ये शुद्ध समीकरण लिख दिया है तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो है आपको भाग लिया है वो सोडियम, दूसरा भाग लिया आपको क्लोराइड, और ये जो अभिक्रिया हो रहा है तो इसके फलस्वरूप जो आपको बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये बात को आपको जानकारी मिल जा रही है। तीसरा बोलता है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या को बताता है। ये बात बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया के बाद जब हम समीकरण लिख दिए तो हमको ये बात का पता चलता है कि सोडियम जो उसमें मिल रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उसकी संख्या कितना है, क्लोरीन जो इसमें अभिक्रिया कर रहा है इसकी संख्या कितना है, और इसके बावजूद ये दोनों जब अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाया उसकी संख्या कितना है, ये बात की भी हमें जानकारी मिल जाती है। मतलब इनकी अपेक्षित संख्या भी हम भी पता चल जाता है। आगे बोलता है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणु एवं अणुओं की भी अपेक्षित संख्या बताता है। अब सिंपल सी बात है, जितना अमाउंट में कोई चीज किसी में भाग लेकर बनेगा तो वो जो अमाउंट उसके बाद जो बनकर आएगा हमारे पास जो प्रतिफल आएगा उसका भी संख्या हमको पता चल जाएगा। जैसे कि आपके सामने अभी सोडियम एगो भाग ले रहा है, क्लोरीन एगो भाग ले रहा है,
तो सोडियम क्लोराइड जो बना उसकी भी संख्या 1 बनेगी। तो जो प्रतिफल है ओकरो संख्या पता चल जाएगा और जो उत्पाद बना है उसका भी संख्या आपको पता चल जाएगा। मतलब जो भाग ले रहा है ओकरो मतलब अभिकारक का, और जो उसे बन रहा है मतलब प्रतिफल और उत्पाद का भी। तो ये भी हमको पता चलता है। आगे क्या बोलता है 5 नंबर में कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी होता है। मोल मतलब होता है कि वो एक अमाउंट है कि हाँ कोई भी सब्सटेंस उसमें कितना मात्रा में भाग ले रहा है। तो इसकी भी जानकारी हमको कहां से मिल जाती है? रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण से आपको क्या क्या सूचना मिलती है। और इसी के साथ आज का जो अध्याय आपका खत्म होता है। आपको जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।